तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सौरमंडल, और जिसके अंतर्गत जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो सूर्य के बारे में करेंगे। लेकिन यहाँ स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ग्रह क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद सूर्य के बारे में एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि तारा क्या होता है, यानी स्टार्स। तो देखिए स्टार्स, जैसा कि आप जब भी आकाश में देखेंगे टिमटिमाते हुए तारे आपको दिखाई देंगे, तो एक चीज आपको ये कंफर्म होगी कि तारों का अपना प्रकाश होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इनका आकार काफी बड़ा होता है, कभी कभी तो इस सूर्य से भी बड़े होते हैं, हजारों करोड़ों हजारों गुना बड़े, सूर्य से हजारों गुना बड़े। इनका घनत्व बहुत कम होता है, इसी वजह से ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि इनका अपना प्रकाश होता है। ठीक है, दूसरा कि ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका घनत्व कम होता है, बहुत कम। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात इसमें याद रखिएगा कि तारे कभी भी सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं। तारे कभी भी सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं, परिक्रमा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता हो गई स्टार्स के बारे में कि इनका अपना प्रकाश होता है, ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और ये सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य से भी हजारों गुना बड़े होते हैं, सूर्य से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप ग्रहों के बारे में जानते होंगे। ग्रह क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो फिर ये दिखाई कैसे देते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से ही ये प्रकाशित होते हैं। ठीक है, आकार में अगर बात करें इनके, तो तारों की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं। इनका घनत्व बहुत अधिक होता है, घनत्व बहुत अधिक होता है। इसी वजह से क्या होता है कि ये या तो ठोस अवस्था में होंगे या तो द्रव अवस्था में होंगे। हालांकि कहीं कहीं पे आपको कुछ ग्रहों के बारे में ये भी पता होगा कि इनका घनत्व कम होता है। ठीक है, लेकिन अमूमन जो मोस्टली ग्रह हैं, जो नॉन ग्रह हैं, 8 ग्रह, उसको हम देखें तो हम ये जानते हैं कि इनका घनत्व अधिक है, या तो ये ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है। ठीक है, ग्रह हमेशा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा। कभी कभी डाउट होता है बहुत लोगों के मन में कि ग्रह क्यों सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो देखिए, एक सापेक्ष सिद्धांत है ये, और उसके सेंटर में हमने सूर्य को मान लिया है। आप पृथ्वी मान के देख लो, तो सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहेगा। तो दोनों, इसको सापेक्षता का एक सिद्धांत कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम किसी एक वस्तु को स्टेशनरी मान लेते हैं और उसके सापेक्ष में हम बाकी ग्रहों की स्थिति को देखते हैं। तो इसीलिए सूर्य को सापेक्षता स्थिर मान लिया गया, और उसके चारों ओर जितने भी ग्रह घूम रहे हैं उनके लिए कहा गया कि ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जैसे आप ट्रेन में चलते हो। ठीक है, जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो, तो जब आपके बगल से गाड़ी गुजरती है तो आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म चल रहा है। ठीक है, ऐसी ही स्थिति होती है। तो दो चीजें आपको पता हो गई, तारों के बारे में और ग्रहों के बारे में। इसी तरीके से कुछ सैटेलाइट्स भी होते हैं जिन्हें आप उपग्रह कहते हो। जैसे पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। तो उपग्रह क्या है? एक तरीके के ये आकाशीय पिंड होते हैं जो अपनी जो मदर प्लैनेट होती है उसकी परिक्रमा कहते हैं। जैसे मून का जो मदर प्लैनेट है वो है अर्थ, यानी पृथ्वी, तो वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, ग्रहों की भांति इनका भी अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात आप याद रख लीजिए, जैसे कि बुध और शुक्र के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध व शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि बुध और शुक्र के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, और पृथ्वी का सिर्फ एकमात्र उपग्रह कौन सा है?
चंद्रमा है। और सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? तो देखिए, शनि और बृहस्पति के बीच में हमेशा कम अधिक का रेशियो चलता रहता है। कभी शनि के पास उपग्रह ज्यादा हो जाते हैं, कभी आपका बृहस्पति के पास, जुपिटर के पास उपग्रह अधिक हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हाल वर्तमान की बात करें हम, तो अभी शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अभी जो डाटा आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग शनि के उपग्रह सबसे अधिक है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब सूर्य के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, सूर्य सन। ठीक है, तो सबसे पहले गैलीलियो साहब ने इसने गैलीलियो साहब ने इसकी गति के बारे में बताया कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। ठीक है, सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। सूर्य का जो मध्य भाग होता है, जो इसका मध्य भाग होता है, वह 25 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है। और जो उसका बाहरी भाग है, जिसे आप ध्रुवीय भाग कहते हो, ध्रुवीय भाग, वो लगभग 35 दिनों में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, तो गैलीलियो साहब ने इसकी गति के बारे में बताया कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रहा है। ठीक है, अगर सूर्य की बात करें तो ये अपने अक्ष पर 60 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, यानी ये अपने अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि अपने अक्ष पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अच्छा, जो सूर्य का जो ताप होता है, जो प्रकाश आपको प्राप्त होता है, जो गर्मी आपको महसूस होती है सूर्य की, वो उसके बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जो सूर्य ताप का कितना भाग पहुंचता है, तो सूर्य ताप का 22 अरबवां भाग प्राप्त होता है। कितना? 22 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके धरातल के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जो सूर्य का धरातल है, तो उसमें 3 फेजेस हैं। कौन कौन से हैं? जो इसका जो मध्य भाग है, इसको हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोर। ठीक है, इसका जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग को क्या कहते हैं? इस मध्य भाग को विकिरण मेखला कहते हैं। विकिरण मेखला। ठीक है, और इसके जो बाहरी भाग है, इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इसके बाहरी भाग को कहते हैं संवहनी मेखला। इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं? संवहनी मेखला। ठीक है, तो इसका जो धरातल है 3 भागों में विभाजित किया जाता है इसको समझने के लिए, कोर, विकिरण मेखला और संवहनी मेखला। अब जो कोर होता है, कोर या क्रोड, कुछ भी आप कह सकते हो, तो जो कोर होता है, यहीं पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि परमाणु का विभाजन होता है। क्या होता है? परमाणु विभाजित होते हैं। तो कोर में ही नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और यहीं पर परमाणु का विभाजन होता है। और परमाणु विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि प्लाज्मा का निर्माण होता है। क्या होता है? प्लाज्मा बनता है। ठीक है, अब देखिए होता कैसा है। तो 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं? एक हीलियम का निर्माण करते हैं। 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कोर के बारे में चीजें आपको पता होगी कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया सूर्य के कोर में होती है, यहीं पर परमाणु विभाजित होता है और साथ ही साथ प्लाज्मा का निर्माण होता है। और इक्वेशन मैंने जो बताई कि 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, दूसरे भाग की बात कर लेते हैं, जिससे हमने कहा विकिरण मेखला, ठीक, रेडिएशन जोन। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि जो विकिरण मेखला होती है वो
कोर को चारों तरफ से ढकी रहती है। ठीक है, इसी में फोटॉन और गामा किरणें गुजरती हैं। कौन कौन सी? फोटॉन और गामा किरणें। अब ये फोटॉन क्या होता है आपको पता होगा। तो ये एनर्जी के पैकेट्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स हैं। सूर्य का प्रकाश धरातल पर पृथ्वी के एनर्जी पैकेटों के माध्यम से आता है। ठीक है, तो पता चल गया आपको विकिरण मेखला, जिससे फोटॉन और आपकी गामा किरणें गुजरती हैं। इसके बाद एक और मेखला की हमने चर्चा करी थी, वो है आपका संवहनी मेखला। कौन सी? संवहनी मेखला। तो देखिए, संवहनी मेखला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बड़ी छोटी अनेकों कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं कोशिकाओं से होकर सौर ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, जो बाहरी भाग होता है उसे संवहनी मेखला कहते हैं और इसी से जो सौर ऊर्जा है वो बाहर निकलती है। ठीक है, और जो आपको मैंने धरातल बताया सूर्य का, जिसके मैंने 3 पार्ट बताए आपको, कोर, विकिरण मेखला, संवहनी मेखला, इसी के ऊपर आपका प्रकाश मंडल पाया जाता है। संवहनी मेखला के बाद इसी के ऊपर क्या पाया जाता है? आपका प्रकाश मंडल पाया जाता है। ठीक है, इसको मैं डायग्राम से भी बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो देखिए एक बार पहले इसको समझ लेते हैं। तो प्रकाश मंडल, ठीक है, इसी के ऊपर प्रकाश मंडल पाया जाता है, और उसके बाद वर्णमंडल, और फिर उसके बाद कोरोना मंडल। ठीक है, तो जो आपका संवहनी मंडल है, संवहनी मेखला है, उसके बाद आपका प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना मंडल दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रकाश मंडल क्या है कि होता यह है कि प्रकाश कई रंगों से मिलकर बना होता है। तो कुछ रंगों को प्रकाश मंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्या होता है, जहां जहां पर इसने अवशोषण किया होता है, अवशोषित किया होता है, वहां वहां पर काली रेखाएं पाई जाती हैं, जिन्हें ही हम फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फ्रॉनहोफर रेखा कहाँ पाई जाती है? तो फ्रॉनहोफर रेखा सूर्य के प्रकाश मंडल में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश मंडल में ही फ्रॉनहोफर रेखाएं पाई जाती हैं। अब ये फ्रॉनहोफर रेखा होती क्या है? तो होता यह है कि प्रकाश कई रंगों में विभाजित होता है और कुछ रंगों को प्रकाश मंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो जहां जहां से प्रकाश मंडल द्वारा जिन जिन जगहों पर अवशोषण होता है, वहीं पर एक काली रेखाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम फ्रॉन रेखा कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, यहीं पे आपको कंफ्यूजन होता है कि फ्रॉनहोफर रेखा और आपका सौर कलन क्या है। तो फ्रॉनहोफर रेखा बता दिया, अब यहीं पे जान लीजिए आप कि सौर कलन क्या होता है। सौर कलन क्या होता है? ठीक है, जिसे आप सौर धब्बे भी कहते हो। सूरज पे कई प्रकार के धब्बे होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इंग्लिश में इसको हम सन स्पॉट बोल देते हैं, सन स्पॉट। ठीक है, देखिए सौर कलन में होता क्या है कि जो तापमान होता है वो आसपास के तापमान से कम होता है। ठीक है, जैसे सूरज के जो तापमान है वो है आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन जहां पे सौर कलंक होता है, यानी जहां पे तापमान कम होता है, तो वहां का जो तापमान होगा वो लगभग आपका 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी 1500 सेंटीग्रेड कम होता है तापमान। तो जो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हम तुलनात्मक रूप से ठंडे प्रदेश, जो कि बाकी की तुलना में काले दिखाई देते हैं। जो सूर्य का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर तापमान कम हो जाता है, जिसके कारण वहां पर हमें कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं। उन्हीं काले धब्बों को हम सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पे एक टर्मिनोलॉजी आती है, वो क्या है कि ये जो सौर कलंक है वो अपना पूरा सौर चक्र 22 वर्षों में पूरा करता है।
ये पूरा सौर चक्र 22 वर्षों में पूरा करता है, यानी 11 वर्ष तक बढ़ता है और 11 वर्ष तक घटता है। ठीक है, जो ये धब्बे हैं वो 11 वर्ष तक बढ़ते हैं और 11 वर्ष तक घटते हैं। ठीक है, तो टोटल जो सौर चक्र है वो 22 वर्षों का होता है। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, इन सौर धब्बों का क्या उपयोग है या फिर इनसे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखिए, होता क्या है कि जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है तो पृथ्वी पर चुंबकीय तूफान उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक आपके आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें गड़बड़ी दिखाई देने लग जाती है, जैसे आपका रेडियो, टेलीविजन, इन सब पे। और अभी हाल ही का एक न्यूज़ आपने देखा होगा कि सोलर फ्लेयर की वजह से जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं, जो स्पेसएक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट, जो एक लगातार उन्होंने कई सारी सैटेलाइट छोड़ी थी, वो सब खराब हो गई। तो उसका रीजन यही था। ठीक है, तो देखिए, जो सौर कलंक होता है, तो जो आंतरिक काले धब्बे होते हैं सौर कलंक में, जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको फोटो से दिखाता हूँ, जैसे मैं एक इमेज के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये है सूरज। ठीक है, ये पूरा आपका सूरज हो गया। यहाँ पे आपको कुछ धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो हल्के काले धब्बे हैं, जो हल्के धापे काले धब्बे हैं, उन्हें हम पेनुम्ब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? पेनुम्ब्रा। ठीक है, और जो गाढ़े गाढ़े आपको काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं इस पार्ट में, इसको हम कहते हैं उम्ब्रा। ठीक है, तो समझ में आया? पेनुम्ब्रा और उम्ब्रा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आंतरिक काले भाग को, जहां पे हमें धब्बे थोड़े हल्के दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पेनुम्ब्रा। और जहां पे हमें काले धब्बे गाढ़े दिखाई देते हैं, उन्हें हम उम्ब्रा कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रकाश मंडल के बाद मैंने आपको बताया था वर्णमंडल। अब वर्णमंडल क्या होता है उसको देखते हैं। तो प्रकाश मंडल में आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं वर्णमंडल। ठीक है, वर्णमंडल। ठीक है, जिसे आप क्रोमोस्फेयर कहते हो, क्रोमोस्फेयर। तो देखो, प्रकाश मंडल में एक लाल रंग का हमें प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, उसे ही हम वर्णमंडल कहते हैं। इस मंडल में सौर ज्वाला उत्पन्न होती है, यानी सोलर फ्लेयर। ठीक है, सौर ज्वाला। तो सौर ज्वाला कहाँ उत्पन्न होती है? वर्णमंडल, यानी क्रोमोस्फेयर में। ठीक है, इसी मंडल से, वर्णमंडल से ही आपके एक्स रेज और वाई रेज, ठीक है, एक्स रेज और वाई रेज निकलते हैं। इसी वर्णमंडल में हमें दो टर्म्स सुनाई देते हैं। आपने दो टर्म सुने होंगे ज्योग्राफी में जब आपने इस चैप्टर को किया होगा। एक ऑरोरा बोरियालिसिस या बोरेलिस, या दूसरा सुना होगा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस, ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो जो क्रोमोस्फेयर है, इसी में ये घटना दिखाई देती है। होता नॉर्थ पोल पे, यानी उत्तरी ध्रुव पे हमें बहुत चमक दिखाई देती है। तो इसी घटना को हम कहते हैं ऑरोरा बोरियालिसिस। इसी तरीके से साउथ पोल, यानी दक्षिण ध्रुव पर इस तरीके की गहरी चमक दिखाई देती है, जिसे हमने नाम दिया है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, जो हमने बताया प्रकाश मंडल, उसके बाद वर्णमंडल। अब देखते हैं कोरोना को। ठीक है, जब भी सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देने वाला भाग है सूर्य का, वही है कोरोना। ठीक है, यह सूर्य का सबसे बाहरी आवरण होता है। सूर्य का सबसे बाहरी आवरण होता है। यहीं पर क्या होता है कि जो आयंस होते हैं और जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो पवनों में बदल जाते हैं, जिसे हम सौर पवने कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर पवने। ठीक है, इसको, जितनी भी चीजें मैंने बताई आपको, उसको एक डायग्राम के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
इस फिगर को देखिए, सूर्य का मैंने यहाँ पे जो है एक पार्ट आपको दिखाया गया है और उससे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जो भी चीज़ें मैंने अब तक बताई वो सब कुछ यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए देखिए, जो कोर है, ये वाला पार्ट जिसे हमने कोर कहा, और हमने कोर में बताया कि परमाणु का विभाजन यही होता है, नाभिक की संलयन की प्रक्रिया यही होती है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, तो यहीं पर होता है। उसके बाद जो दूसरी मेखला मैंने बताई थी, जिसे हमने कहा था विकिरण मेखला, ठीक है, रेडियो एक्टिव जोन, तो ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये है आपका रेडियो एक्टिव जोन। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि फोटान और गामा किरणें यहीं से गुजरती ही हैं, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बाद जो थर्ड हमने आपको जोन बताया, उसे हमने कहा संवहनी जोन या फिर कन्वेंशन जोन। ये वाला भाग आपका संवहनी जोन या कन्वेंशन जोन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि यहीं से सौर ऊर्जा बाहर निकलती है। अब इसके बाहर के इस आवरण को देखिए, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, ये है आपका फोटोस्फेयर, ठीक है, यह है आपका पूरा फोटोस्फेयर, ठीक है। फोटोस्फेयर में क्या क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। देखिए जहां जहां पर आपको सूरज का प्रकाश कम दिखाई देगा, वहां पर ब्लैक स्पॉट्स नजर आएंगे, ठीक है। इन ब्लैक स्पॉट्स को ही हमने क्या कहा, सन स्पॉट, ठीक है, सौर धब्बे, और जिसे ही हमने नाम दिया था सौर कलंक, ठीक है। सौर कलंक के बारे में बताया था कि जहां पर तापमान कम होता है वहां पर हमें काले धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है, और यह तुलनात्मक रूप से ठंडे प्रदेश होते हैं, ठीक है। यहीं पर मैंने आपको उम्रा और पेनुम्रा बताया था। उसके बाद ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये पूरा आपका है फोटोस्फेयर। जो रेड कलर का ये पूरा पार्ट मैंने ये दिखाया आपको, ये पूरा फोटोस्फेयर है। यहाँ पर क्या होता है कि इसी मंडल में सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं, एक्स रे वाई रेज यही निकलती हैं, तो यहीं पे अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस और आपका अरोरा बोरियालिसिस होता है, ठीक है। और यहीं पे हमें कोरोनल होल दिखाई देता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ इस डायग्राम से समझ में आ गई होंगी अब तक, ठीक है। इसके साथ ये है आपका कोर वाला भाग, ये है आपका पूरा रेडियो एक्टिव जोन, और ये है पूरा आपका कन्वेंशनल जोन, ठीक है। इसके बाद ये देखिए आपकी सोलर फ्लेयर्स जो निकल रही हैं, ठीक है। ये है पूरा आपका क्रोमोस्फेयर, ठीक है। ये है आपका पूरा फोटोस्फेयर, ठीक है। और ये पूरा कोरोना वाला पार्ट, बाहरी, सबसे बाहरी आवरण क्या कहता है, कोरोना इसे कहते हैं, ठीक है। और यहीं से आपको सोलर फ्लेयर दिखाई देती हैं, ठीक है, जो विंड के माध्यम से बाहर निकलती हैं, ऐसे देख रहे हैं। तो ओवरऑल आपको चीजें समझ में आ गई होंगी सोलर सिस्टम में सूर्य के बारे में, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये रहेगा, सारे प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे, सारे ग्रहों के बारे में देखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे एक एक प्लैनेट के बारे में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।